हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ रहे हैं। मोहम्मद गौरी महमूद गजनवी के बाद दूसरा तुर्क आक्रमण था। तो मोहम्मद गौरी गौरी वंश का हुआ करता था। संसवानी वंश भी कहते हैं इसको। कुतुबुद्दीन हसन का पुत्र था। कुतुबुद्दीन हसन के 6 पुत्र थे। तो दूसरा पुत्र था मोहम्मद गौरी। इसका नाम शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी था। बचपन का नाम क्या था, क्वेश्चन आता है। तो शिहाबुद्दीन या मुइजुद्दीन हुआ करता था। गोर एक पहाड़ी क्षेत्र था गजनी और हेरात के बीच में। ये गजनी था, ये हेरात था। इसके बीच में एक क्षेत्र था, पहाड़ी क्षेत्र, जिसको गोर कहा जाता था। 1173 में गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम ने अपने छोटे भाई शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को गजनी का सूबेदार बनाया। जबकि 1155 में अलाउद्दीन हुसैन ने गजनी पर आक्रमण किया था। पहले 1155 में अलाउद्दीन हुसैन ने गजनी में आग लगा दी। इसे जहाँसूज भी कहा जाता है। अलाउद्दीन हुसैन को क्या कहा जाता है? जहाँसूज। क्वेश्चन आ सकता है कि जहाँसूज का अर्थ क्या है। तो जहाँसूज का अर्थ है विश्व में आग लगाने वाला या विश्व को जलाने वाला। तो किसको कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अलाउद्दीन हुसैन को कहा जाता है। 1163 में इसने गोर रियासत की स्थापना की थी गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम ने। उद्देश्य था इनका भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना। मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना भारत पर आक्रमण करके करनी थी इनको। तो इनका एक ही सपना था कि भारत को लूटा जाए, भारत पर आक्रमण किया जाए। तो सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया मुल्तान और सिंध पर। मुल्तान और सिंध पर इसलिए आक्रमण किया क्योंकि वहाँ शिया शासक हुआ करते थे। 1176 में वहाँ आक्रमण किया, ये जीत गया वहाँ के क्षेत्र को, छोटे से क्षेत्र को। 1178 में इसने गुजरात में भीम सेकंड पर आक्रमण किया। भीम सेकंड अल्पवयस्क हुआ करता था। मूलराज सेकंड भी कहते हैं इसको। चालुक्य वंश का हुआ करता था। इसकी माँ संरक्षिका थी। नायिका देवी कहा जाता है उसको। नायिका देवी के नेतृत्व में सेना गुजरात से चली और गजनी से मोहम्मद गौरी आया। तो इनका मुकाबला होता है आबू पर्वत के समीप। आबू पर्वत के समीप इनका युद्ध होता है। तो नायिका देवी के नेतृत्व में मोहम्मद गौरी की सेना को हरा दिया जाता है। तो मोहम्मद गौरी की ये सबसे बड़ी पराजय थी, एक महिला के हाथों हार गया। इसने उसके बाद भारत में पलट के नहीं देखा, क्योंकि एक नायिका एक महिला से हार गया तो पुरुष से क्या नहीं होगा, ये सोचकर इसने बड़े राज्यों पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन छोटे राज्यों पर इसने आक्रमण किया। पेशावर, लाहौर, सरहिंद में 1179, 1185, 1186, 1189 में आक्रमण किया। 1191 में थानेश्वर और भटिंडा के निकट तराई का प्रथम युद्ध होता है। 1191 में पृथ्वीराज चौहान वहाँ का राजा हुआ करता था, दिल्ली का। जयचंद और पृथ्वीराज चौहान में दुश्मनी थी। ये पृथ्वीराज चौहान जयचंद की पुत्री संयोगिता को स्वयंवर से उठा के लाया था और उससे शादी कर दी थी। इसलिए जयचंद इससे शत्रुता रखता था। तो उसी ने आमंत्रित किया था मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए, दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए। इसका मानना था कि मोहम्मद गौरी आएगा, आक्रमण करेगा, लूट ले जाएगा, फिर दिल्ली में मेरा अधिकार हो जाएगा। लेकिन पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का युद्ध होता है तराइन के प्रथम युद्ध में। सेनापति खंडेराव हुआ करता था पृथ्वीराज चौहान का। तो इसमें हार गया मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी जब भाग रहा था तो इसका पीछा नहीं किया गया। राजपूतों की एक नीति थी कि ये भागते हुए व्यक्ति पर कोई अस्त्र नहीं उठाते थे, कोई शस्त्र नहीं करते थे, कोई शस्त्र से वार नहीं करते थे, भागने देते थे। तो ये विजय उत्सव मनाने लगे पृथ्वीराज चौहान और उनकी सेना। मोहम्मद गौरी रात भर सोचता रहा, दिन रात सोचता रहा। तो अगले ही साल इसने फिर आक्रमण कर दिया तराइन में। तराइन का द्वितीय युद्ध कहलाता है। गौरी का दूत हुआ करता था क्युआम उल मुल्क। इसने पृथ्वीराज को संदेश पहुंचाया कि मोहम्मद गौरी आ गया है और युद्ध करना चाह रहा है तराइन में।
तो पृथ्वीराज चौहान और उसकी सेना विजय उत्सव में मसरूफ़ थी। जैसे तैसे तैयार हुई और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का युद्ध होता है, द्वितीय युद्ध। तो द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना के गजनी ले जाया गया और वहीं इसकी हत्या भी कर दी। तो मोहम्मद गौरी के साथ मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में आए थे। मोइनुद्दीन चिश्ती की बात करें तो ये चिश्ती संप्रदाय के हुआ करते थे, सूफी संप्रदाय था। 1193 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया। दिल्ली में तोमर वंश का राज था। पृथ्वीराज के पिता ने तोमर वंश की राजकुमारी से शादी की थी। तो ये सिसोदिया वंश के हुआ करते थे। तो सिसोदिया वंश का राज हो गया 1193 में। 1194 में इसने कन्नौज पर आक्रमण किया। कन्नौज पर गढ़वाल वंश हुआ करता था, जयचंद। तो चंदावर का युद्ध कहलाता है ये। तो जयचंद पर आक्रमण किया इसने और जयचंद को मार दिया। इस तरह से मुस्लिम साम्राज्य का प्रत्यक्ष आधिपत्य हो गया भारत में। भारत में पहली बार तुर्क अपने साम्राज्य को स्थापित करने वाले थे। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर में केंद्र स्थापित किया। पहले वो लाहौर आए इसके साथ, फिर दिल्ली में आए, उनको अच्छा नहीं लगा यहाँ भी, तो अजमेर में गए। वो अजमेर में अच्छा लगा तो वहाँ केंद्र स्थापित किया। मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती संप्रदाय, चिश्ती सिलसिले की स्थापना की। भारत का मक्का मदीना कहलाता है अजमेर। 1196 में अजमेर में संस्कृत विश्वविद्यालय, जिसको विग्रहराज फोर्थ या फिर बीसल देव ने बनाया था, संस्कृत विद्यालय सरस्वती कंठाभरण विद्यालय के नाम से जाना जाता है, उसके स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया इसने। कुतुबुद्दीन ऐबक को ये सौंपा इसने कार्य और मस्जिद का निर्माण किया गया 2.5 दिन का झोपड़ा। तो भारत में प्रशासन को सौंपा इसने कुतुबुद्दीन ऐबक को ही। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका विश्वास पात्र गुलाम था। खुद मध्य एशिया में ध्यान लगाया इसने। 1205 में गोरी का खोखरों और जाटों से झेलम और चिनाब नदी पर मुकाबला हुआ। खोखरों और जाटों को हरा दिया इसने। 15 मार्च 1206 को दमियक नामक स्थान पर शाम की नमाज पढ़ते वक्त गोरी की हत्या कर दी खोखरों ने। 15 मार्च 1206 को इसकी हत्या कर दी गई। इसने सिक्के भी जारी किए हैं, देहलीवाल कहलाते हैं। एक ओर माता लक्ष्मी का चित्र है और दूसरी ओर मोहम्मद बिन शाम लिखा हुआ है। तो मोहम्मद बिन शाम इसी का नाम है। मोहम्मद गौरी को मोहम्मद बिन शाम भी कहा जाता है। तो प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने सिक्कों पर हिंदू देवी की आकृति अंकित की, माता लक्ष्मी का चित्र अंकित किया। इसके 3 गुलाम थे, ऐबक, यल्दौज और कुबाचा। ऐबक इसका मुख्य गुलाम हुआ करता था। इस पे सबसे ज़्यादा विश्वास किया करता था ऐबक को। तो ऐबक को भारत में प्रशासन सौंप के ये वापस चला गया और यल्दौज और कुबाचा को इसका सहायक बनाया गया। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।